हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 5 रूढ़िवादी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़िवादिता का अर्थ और अवधारणा। ठीक है, तो जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है पारंपरिक संस्थानों और प्रथाओं पर आधारित है। यानी कि जो रूढ़िवादिता का मतलब है ना, परंपरागत संस्थाओं और परंपराओं पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब माना जाता है ना कि फ्रांसीसी विचारक यहाँ पे दिया गया है सातो ब्रायंत। ठीक है, सातो ब्रायंत ने 1818 में इस शब्द को गढ़ा था। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी पत्रिका का नाम क्या रखा था, ल कंजर्वेटर रखा था। ठीक है, अब जो जो रूढ़िवादी विचार होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि मूलतः तेज से हो रहे बदलाव का विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो बदलाव हो, वो नहीं चाहते। ठीक है, वो विरोध करते हैं किसका, तेजी से हो रहे बदलाव का। ठीक है, और खासकर 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के समय यह सोच उभर कर सामने आई। ठीक है, अब समझो कि रूढ़िवादी मानते क्या हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज एक जीवित जीव की तरह है। ठीक है, एक जीवित जीव की तरह है। इसका मतलब है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यक्तियों का समूह है, बल्कि क्या है, बल्कि एक जुड़ा हुआ अस्तित्व है। ठीक है, सरकार और राजनीति को लोगों की जीवन शैली के अनुसार धीरे धीरे बदलना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा रूढ़िवादी है वो भले ही आर्थिक हो, राजनीतिक रूप से हो, मतलब वो तेज से हो रहे बदलाव का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि रूढ़िवादी ऐसा नहीं चाहते कि बदलाव तेजी से हो, है ना। तभी तुम बोलते हैं कि ना ये रूढ़िवादी सोच के रखते हैं। हम बहुत जगह हम रूढ़िवादी शब्द का उपयोग करते हैं। सरकार और राजनीति को लोगों के जीवन शैली के अनुसार धीरे धीरे बदलना चाहिए, न कि जबरदस्ती और तेजी से। ये किसका मानना है, रूढ़िवादियों का मानना है। ठीक है, चलो अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी का विस्तार हम यहाँ पे समझते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर है। अब देखो, जो प्रतिक्रियावादी होते हैं वो क्या करते हैं कि पुराने समय और व्यवस्था को जस का तस बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैसे जो चीज़ चली है वैसे ही उसको, मतलब कोई चेंज नहीं चाहते। कौन, प्रतिक्रियावादी। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, और जो रूढ़िवादी होते हैं वो क्या करते हैं कि बदलाव स्वीकार करते हैं। ठीक है, बदलाव स्वीकार हो लेकिन धीरे धीरे और परंपरा को ध्यान में रखकर। जो रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, बदलाव को स्वीकार तो करते हैं लेकिन क्या, धीरे धीरे हो और परंपरा को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ओवरऑल जो रूढ़िवादी हैं वो चाहते क्या हैं कि हमें अपनी परंपराओं को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहिए, बदलाव धीरे धीरे और क्रमिक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडमंड बर्ग। ठीक है, एडमंड बर्ग ने क्या कहा है कि हमें अपने आप को न केवल उन लोगों के बीच साझेदारी में देखना चाहिए जो जीवित हैं, बल्कि उन लोगों के बीच में देखना चाहिए जो जीवित हैं, जो मृत हैं और जो पैदा होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो खैर एडमंड बर्ग ने कहा। अब देखो प्रमुख रूढ़िवादी विचारक जो है, ठीक है, प्रमुख रूढ़िवादी विचारक हमारे माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि रूढ़िवादी होने का मतलब है कि अनजाने से ज़्यादा जाने पहचाने को महत्व देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, अज्ञात से जान पहचान होना, वास्तविकता से संभव तक, सीमित से असीमित तक, पास से दूर तक, सही से लेकर बहुत सही तक होना। यानी कि जो माइकल ऑक्सफोर्ड का विचार है वो कह रहे हैं कि रूढ़िवादी होने का मतलब है अनजाने से ज़्यादा जाने पहचाने को महत्व देना। ठीक है, वास्तविकता से संभव तक जाना, पास से दूर तक, सही से लेकर बहुत सही तक। यानी कि मतलब बताती हूँ, रूढ़िवादी लोग स्थिरता, ठीक है, स्थिरता, परंपरा और अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं। जबकि क्रांतिकारी लोग क्या करते हैं कि तुरंत बदलाव लाने के चाहते हैं। ठीक है, अब रूढ़िवादी नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी बदलाव हो, वो चाहते हैं कि हाँ बदलाव हो। ठीक है, पूरा विरोध नहीं करते, वो चाहते कि हो, धीरे धीरे हो और अपनी परंपराओं को ध्यान में रख के हो, उनमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, ये चाहते हैं रूढ़िवादी लोग। ठीक है, चलो हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं रूढ़िवादी के लिए। ठीक है, अब रूढ़िवादी के लिए जिम्मेदार कुछ विशेषताएं हैं, इन सबको हम समझते हैं। ठीक है, पहला तो यहाँ पे दिया गया शक्ति, अधिकार और सामाजिक पदानुक्रम की आवश्यकता। ठीक है, और सेकेंड हमारा क्या है कि परंपरा का ध्यान। ठीक है, परंपरा का सम्मान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रूढ़िवादी यही चाहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा धर्म और प्राकृतिक कानून पर जोर। ठीक है, नैतिकता पर जोर और समाज
की जैविक प्रकृति पर जोर, मुक्त बाजार और सीमित सरकार। ठीक है, अब रसेल, ठीक है, यहाँ पे देखो एक और नाम है रसेल कर्क के अनुसार रूढ़िवाद के 6 धर्म सिद्धांत है। ठीक है, रसेल कर्क ने क्या कहा कि रूढ़िवाद के हमारे 6 धर्म सिद्धांत हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एक ईश्वरीय आशय समाज के साथ साथ विवेक को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, जो एक ईश्वरीय आशय होगा वो समाज के साथ साथ विवेक को भी नियंत्रित करेगा। राजनीतिक समस्याएं सबसे निजी, धार्मिक और नैतिक समस्याएं हैं। सेकंड देखो यहाँ पे क्या कि जो पारंपरिक जीवन विविधता और रहस्य से भरा है, जबकि अधिकांश कट्टरपंथी प्रणालियों की विशेषता एक संकीर्ण एक रूपता है, यानी कि परंपरा और जीवन शैली का महत्व। ठीक है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड यहाँ पे पॉइंट देखो क्या कहा गया है कि सभ्य समाज को आदेशों और वर्गों की आवश्यकता होती है, एक मात्र सच्ची समानता नैतिक समानता, यानी कि रहस्य और आध्यात्मिक से भरपूर जीवन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो संपत्ति और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और संपत्ति और स्वतंत्रता की यहाँ बात की जा रही है जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, मनुष्य को उसकी इच्छा और उसकी भूख को नियंत्रित करना चाहिए, जानकर कि वह तर्क से अधिक शासित है और परिवर्तन और सुधार समान नहीं है, धीरे धीरे बदलना चाहिए सुरक्षा को। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा तो हमने क्या समझा। ठीक है, प्रमुख बिंदु हम अगर बात करें, हमने क्या समझा कि जो रूढ़िवाद है ना वो किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो व्यवस्था और सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, बदलाव को नहीं। ठीक है, व्यवस्था को और सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं और समाज की स्थिरता को जरूरी माना जाता है। और रूढ़िवादी मानते क्या हैं, वो मानते हैं कि सुधार और परिवर्तन एक जैसे नहीं है। ठीक है, सुधार का मतलब है धीरे धीरे बदलाव, जबकि क्रांति अचानक सब कुछ बदल देती है। ये सब मानना है रूढ़िवादियों का। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं क्या है यहाँ पे रूढ़िवादी शब्द के अनगिनत उपयोग। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम पढ़े तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1750 से, ठीक है, और 1850 के बीच क्या हुआ, जब यूरोप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसे बदलाव हो रहे थे, तब समाज में तीव्र उथल पुथल हुई। ठीक है, और इस समय क्या हुआ कि रूढ़िवाद शब्द का उपयोग एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ठीक है, मतलब बदलाव की रफ्तार का विरोध और परंपरा की रक्षा। ठीक है, अब शुरू में रूढ़िवाद का अर्थ केवल हर प्रकार के परिवर्तन का विरोध माना गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदला। ठीक है, धीरे धीरे इसका अर्थ बदला, यह केवल विरोध नहीं बल्कि परंपराओं के आधार पर बदलाव को नियंत्रित करना हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अलग अलग अर्थ माने गए। ठीक है, अब रूढ़िवाद का हमेशा नकारात्मक या फिर बदलाव का दुश्मन भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग इसके अर्थ माने गए। ठीक है, कभी कभी इसका अर्थ स्थायित्व और व्यवस्था बनाए रखना भी होता है, इसलिए इसे पूरी तरह परिभाषित करना मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अनगिनत उपयोग यहाँ पे की जा रही है ना, अनगिनत व्यवहार की। क्यों अनगिनत ही शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है मैं समझाती हूँ। अब देखो क्योंकि ना अलग अलग समय और समाज में रूढ़िवाद का मतलब अलग अलग रहा है। मैंने अभी बोला ना कि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, तो अलग अलग समय में और समाज में रूढ़िवाद का मतलब अलग अलग रहा है। अब देखो 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में रूढ़िवाद का अर्थ था क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रिया। ठीक है, 19वीं सदी में था व्यवस्था और परंपरा का समर्थन। ठीक है, और 20वीं सदी तक आते आते मुक्त बाजार, सीमित सरकार और धर्म पर जोर। ठीक है, इसलिए क्या है कि रूढ़िवाद को केवल एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात की जा रही है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि रूढ़िवाद शब्द का इस्तेमाल और भी बढ़ गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूढ़िवाद कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्वभावगत रूढ़िवाद। ठीक है, अब स्वभावगत रूढ़िवाद में क्या है कि रूढ़िवाद को क्या किया गया, एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वभाव से जोड़ा गया। ठीक है, जो रूढ़िवाद शब्द है उसको किससे जोड़ा गया, प्राकृतिक और संस्कृति निर्धारित, यानी कि सांस्कृतिक स्वभाव से जोड़े गए, यानी कि मतलब इंसान और समाज का स्वभाव ही ऐसा है कि वे धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रॉसिटर। ठीक है, रॉसिटर के अनुसार क्या कहा गया कि यह प्रभावी रूप से एक स्वभाव या मनोवैज्ञानिक रुख गुण का एक समूह है। ठीक है, जो सभी समाजों में अधिकांश पुरुषों द्वारा दैनिक प्रदर्शन पर
वह रूढ़िवादी स्वभाव के महत्वपूर्ण तत्वों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आदत की बात की जा रही है। ठीक है, अब जो परंपराएं, आदतें और संस्कृति इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि उन्हें अचानक से बदला नहीं जा सकता। अब आदत भी उसी में है, अचानक से तो बदलाव नहीं हो सकता ना उसमें। बदलाव तभी होता है जब तक वह बदलाव तब सही है जब वह परंपराओं के ढांचे के अंदर हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा स्वभावगत रूढ़िवाद है। फिर हमारे 3 पॉइंट हैं, जड़ता, भय और अनुकरण। ठीक है, इनके बारे में भी हम समझते हैं कि एक ताकत को अक्सर सामाजिक दुनिया में भौतिक रूप से उतनी ही शक्तिशाली लगती है। ठीक है, अब जड़ता हम समझते हैं, और भय में क्या है कि विशेषकर अप्रत्याशित, अनियमित और असहज होने का डर होता है भय में। ठीक है, और अनुकरण यानी कि समूह से अलगाव का भय हो जाता है, और इसके अनुमोदन की इच्छा, दोनों का निर्माण। ठीक है, चलो अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, कौन सा है, पारिस्थितिजन्य रूढ़िवाद। ठीक है, अब इसमें क्या है कि समझेंगे अच्छे से हम। यह समाज, अर्थव्यवस्था, कानून, धर्म, राजनीति और संस्कृति जैसी व्यवस्था में धीरे धीरे होने वाले बदलावों के खिलाफ एक दृष्टिकोण है। ठीक है, किस चीज़ में, समाज, अर्थव्यवस्था, कानून, धर्म, यहाँ पर देखो सारी चीज़ दी गई है, मेंशन की गई है। सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में, ठीक है, धीरे धीरे होने वाले बदलावों के खिलाफ एक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब रूढ़िवाद मानता है ना, रूढ़िवाद क्या मानता है, बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए। अचानक और तीव्र बदलाव क्या कर सकता है, समाज को अस्थिरता प्रदान कर सकता है, यानी कि समाज अस्थिर हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, संस्थाएं और नियम लंबे समय से लोगों को स्थिरता और पहचान देते आए हैं। जो हमारी परंपराएं, मूल्य और संस्थाएं हैं, वो लंबे समय से क्या की जा रही है कि लोगों में स्थिरता बनी हुई है उस चीज़ से। वो नहीं चाहते कि अचानक से बदलाव हो, और बदलाव हो भी रहे हैं तो स्थिरता बनी हुई है ना, बैलेंस बना हुआ है। अब अचानक से अगर बदलाव की जा रही तो अस्थिरता पैदा हो सकती है, ये मानना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो जैसे कि पुराने संस्थानों और मूल्यों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि यही समाज में क्या करते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है, अब यही विचार केवल राजनीतिक समिति नहीं रखता, बल्कि समाज के सभी हिस्से में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है एग्जाम्पल। तो अब देखो इसका मतलब समझ रहे हैं, जब परिस्थिति जन्य रूढ़िवाद हमने समझा, इसका मतलब ये है ना कि बदलाव से इनकार नहीं है। ठीक है, बदलाव से इनकार नहीं है, लेकिन बदलाव परंपरा, नियम और अनुभव का सम्मान करते हुए धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अब आगे हम देखें कौन सा है, राजनीतिक रूढ़िवाद। ठीक है, राजनीतिक रूढ़िवाद में हम समझते हैं तो राजनीतिक रूढ़िवाद समाज में अत्यधिक बदलाव और क्रांति का विरोध करता है। ठीक है, ये तो मानता है कि अत्यधिक जो बदलाव है और क्रांति, उसका विरोध होना चाहिए। यह मानता है कि समाज में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, ये मानता है। ठीक है, इसलिए अचानक आंदोलन और क्रांतियों से बचना चाहिए। ये कौन है, राजनीतिक रूढ़िवाद। और क्या कहता है समझो, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ अच्छे से याद करना। ठीक है, समझ लेना, लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुन लो पूरा कंप्लीट। मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि अब पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, यह परंपरागत संस्था और नियमों को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, पुराने नियमों को ज़्यादा महत्व देता है। अब देखो रूढ़िवाद से हम ऐसे ही समझते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ये रूढ़िवाद से हो सकता है, यानी कि पुरानी परंपराओं की सोच को रखता है, पुराने ज़माने की सोच को रखता है। तो इस राजनीतिक रूढ़िवाद में ज़्यादा यही है कि ये संस्थाओं, परंपरागत संस्थाओं और नियमों को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, लोगों को अपने अतीत, संस्कृति और अनुभव में ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, ये भी मानता है। और इसका जोर क्या होता है कि धीरे धीरे सुधार करने पर है, न कि एकदम से सब कुछ बदल देने पर। ठीक है, राजनीतिक जो रूढ़िवाद है व्यक्ति को समाज का हिस्सा मानता है, और इसमें कर्तव्य पर जोर दिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, अधिकारों से पहले जिम्मेदारियों की बात की जाती है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ओवरऑल जो राजनीतिक रूढ़िवाद है वो क्या कहता है, वो कहता है कि समाज में स्थिरता, परंपरा और संतुलन जरूरी है। ठीक है, किसी भी सुधार या बदलाव को सोच समझ कर धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं रूढ़िवाद की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, चलो अब देखो, जैसा कि बर्क ने घोषणा की कि संरक्षण करने की इच्छा रूढ़िवादी विचारधारा का अंतर्निहित विषय है। हालांकि यह एकमात्र उद्देश्य नहीं है जो सभी तरह के रूढ़िवादी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इतिहास और परंपरा से अगर हम बात करें, जो रूढ़िवाद की हमारी चारित्रिक विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इतिहास और परंपरा। तो इतिहास और परंपरा में क्या बात की जा रही है कि रूढ़िवाद इतिहास और परंपरा को बहुत महत्व देता है। ठीक है, इतिहास, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, जो रूढ़िवाद है
किसको महत्व देता है? इतिहास को, पुरानी परंपराओं को, ठीक है। और क्या मानता है? ये मानता है कि समाज का निर्माण लंबे अनुभव और घटनाओं से हुआ है, ठीक है। जो समाज है हमारे पुराने लंबे अनुभवों से हुआ है, घटनाओं से, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अतीत में घटनाओं का अनुभव करना है, ठीक है। इतिहास रेखी और कालानुक्रमिक फैसलों में व्यक्त नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन संरचनाओं, समुदायों, आदतों और पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ता के बाद व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ बात की जा रही है, यानी कि पुरानी जो संस्थाएं हैं, रीति रिवाज है और संस्कार लोगों को सुरक्षा, पहचान और स्थिरता देते हैं, यहाँ पे इसका मानना है। इसलिए रूढ़िवादी सोच अतीत के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने पर जोर देती है, ठीक है। जो रूढ़िवादी सोच है वो किस पर जोर देती है? कि अनुभवों से सीखकर, पुराने अतीत के, मतलब अगर हम समझें टोटल, तो समाज को समझने और सुधारने के लिए पुराने अनुभव, इतिहास और परंपरा की अहम भूमिका होती है, ठीक है। चलो फिर हम समझते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मानव अभिरुचि, पूर्वाग्रह और तर्क। तो इसमें ना रूढ़िवाद इसमें क्या मानता है कि मानव ना अपूर्ण है, ठीक है, उसमें हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि रूढ़िवाद मानव अपूर्णता का दर्शन है, यानी कि मानव मनुष्य की आधार की जड़ तर्क के मुकाबले पूर्वाग्रह से अधिक है, ठीक है। इसलिए क्या करता है कि उसे परंपरा, नैतिकता और संस्थाओं का सहारा चाहिए। किसको? मनुष्य को। रूढ़िवादी सोच के अनुसार मनुष्य हमेशा अपने अनुभव और पूर्वाग्रहों पर ज़्यादा भरोसा रखता है, बल्कि केवल तर्क पर। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ना कि मनुष्य क्या करता है कि अपने अनुभव से ज़्यादा सीखता है ना। पुरानी जो चीज़ें अगर हम भी हुई तो उसके अनुसार तो हम सीखेंगे। और यह ज्ञान को केवल वैज्ञानिक तर्क से नहीं देखता, बल्कि अनुभव और परंपरा से जोड़कर देखता है, ठीक है। यानी पूर्वाग्रह और अनुभव समाज को दिशा देते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो, पूर्वाग्रह पर रूढ़िवादियों की तरफ से निरस्त ये तर्क देते हैं कि पूर्वाग्रह की अपनी एक आंतरिक बुद्धि, जो बुद्धि का पूर्व काल है, ठीक है। मतलब कि रूढ़िवाद सोच में ना मनुष्य केवल तर्क पर नहीं देता। सबसे पहली बात यहाँ देखो, तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव, परंपरा और सामाजिक मूल्यों पर भी आधारित होना निर्णय लेता है। कौन? मनुष्य, ठीक है। हम जो ध्यान देखते हैं, अब देखो जैविक समाज, स्वतंत्रता और समानता, इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि रूढ़िवादी समाज को एक जीवित जीव की तरह मानता है, ठीक है। जो रूढ़िवाद है वो समाज को एक जीवित जीव की तरह मानता है, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह मानता है। इसमें हर व्यक्ति समाज का हिस्सा है और सबका आपस में संबंध है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण समाज का एक जैविक दृष्टिकोण, यानी कि जीवित जीव की तरह माना गया है ना समाज को। इसमें हर व्यक्ति का हिस्सा है और आपस में संबंध है। व्यक्ति समाज से अलग नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, व्यक्ति समाज से अलग नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे की जा रही है कि कर्तव्य के साथ स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि पहले जिम्मेदारी और फिर अधिकार, ठीक है। सामाजिक दायित्व और संबंधों की स्वीकृति यहाँ पे बात की जा रही है। रूढ़िवादी जो है स्वतंत्रता और समानता को प्राकृतिक और संतुलित रूप में मानता है, ठीक है, लेकिन असीमित स्वतंत्रता और पूर्ण समानता का विरोध करता है। कौन? जो भाई रूढ़िवाद है, ठीक है। और परिवार, राज्य, संस्था आदि को समाज के स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना जाता है, ठीक है। अब मतलब समझो टोटल जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो, परिवार, इन सब के बारे में क्या कहा गया है कि संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना जाता है, ठीक है। मतलब समझो, समाज को परिवार, राज्य और संस्थाओं के सहयोग से ही सुरक्षित और संतुलित रखा जा सकता है, ठीक है, समाज को। और स्वतंत्रता और समानता की पूरी तरह स्वतंत्रता और समानता पूरी तरह असीमित नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। चलो आगे हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक है सत्ता और शक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या बातें की गई हैं, क्या बातें मुख्य में बातें हमें पढ़नी है। तो इसमें कहा गया है कि एक रूढ़िवाद के साथ सत्ता और शक्ति में बहुत समानता है, ठीक है। यानी कि रूढ़िवाद जो है ना, सत्ता और शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। शक्ति का उपयोग हमेशा किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति या संस्था द्वारा होना चाहिए, जैसे कि राज्य है में शिक्षक, अधिकारी आदि, ठीक है। और समाज को जीवित जीव की तरह देखा जाता है, तो हमने पढ़ ही रखा है। इसमें व्यवस्था और पदानुक्रम जरूरी है, ठीक है। इसमें व्यवस्था और पदानुक्रम प्रणाली में विभिन्न स्तर होते हैं, इसलिए सत्ता आवश्यक हो जाती है,
ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि रूढ़िवादी ना जो होते हैं नेतृत्व और आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं, ठीक है, नेतृत्व पर और आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार हर समाज को एक नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है, जो लोगों की दिशा और प्रेरणा दे, ठीक है। सत्ता और शक्ति है ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मार्गदर्शन, अनुशासन और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। समानता को क्या करते हैं कि जो रूढ़िवादी है ना रूढ़िवादी नकारते हैं, ठीक है, समानता को नकारते हैं। उनका मानना है कि लोग जन्म से ही असमान होते हैं क्योंकि कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई साधारण होता है, ये मानना होता है रूढ़िवादियों का, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है कि कोई भी रूढ़िवादी समानता में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि वो असमान रूप से पैदा होते हैं, ठीक है, कोई प्रतिभाशाली हो रहा है बचपन से ही पैदा, कोई कौशल रूप से, ये उनका मानना होता है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको टोटल बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, मैंने पूरा पढ़ रखा है, तो मैं आपको सीधे वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और रूढ़िवादी क्या होता है कि इस असमानता को प्राकृतिक मानकर स्वीकार करता है, ठीक है। इसको ऐसा मानता है कि प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक है, इसको स्वीकार करो। और सत्ता को आदर्श व्यवस्था बनाए रखने वाला माना जाता है, ठीक है। चलो, मतलब रूढ़िवाद सोच में क्या है कि शक्ति और सत्ता समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। समानता का महत्व कम है लेकिन अनुशासन और नेतृत्व को विशेष महत्व दिया जाता है। अब समानता का महत्व कम है इसलिए तो रूढ़िवादी सोच है। अब आधुनिक अगर हम सोच की बात करें तो सभी समान है ना भाई। चलो आगे हम पढ़ते हैं क्या, संपत्ति और जीवन, ठीक है, संपत्ति और जीवन। तो इसमें क्या बात की जा रही है, चलो पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ना कि संपत्ति को रूढ़िवाद गहरा और रहस्यमय महत्व देता है, ठीक है, एक गहरा और रहस्यमय महत्व देता है, ठीक है। यानी कि संपत्ति व्यक्ति को सुरक्षा, विश्वास और स्वतंत्रता देती है, ठीक है, स्वतंत्रता देती है, सुरक्षा देती है, एक विश्वास देती है ना। यह समाज में स्थिरता लाती है और अराजकता को रोकती है। कौन? संपत्ति और जीवन, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में संपत्ति का योगदान होता है, ये इनका मानना है। और संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति मेहनत और जिम्मेदारी नैतिकता का पालन करता है, ठीक है। अब बेबिक का कथन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बेबिक का यहाँ पे कथन दिया गया है। यहाँ पे देखो बेबिट ने कहा है, ठीक है, सामाजिक न्याय का हर रूप। तो यहाँ पे क्या की जा रही कि क्या कहा गया है कि सामाजिक न्याय का हर रूप बड़े पैमाने पर प्रवचन बन जाता है, ठीक है। हर रूप हमारा बड़े पैमाने पर प्रवचन बन जाता है और जल्द ही खोखला भी हो जाता है, ठीक है, जब नैतिक मानकों का पतन होता है, ठीक है। निजी संपत्ति और स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से जुड़ी है, जो निजी संपत्ति है वो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से जुड़ी है, इसलिए इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम ओवरऑल हम समझे, तुमने इसमें क्या पढ़ा संपत्ति और जीवन में, कि रूढ़िवाद संपत्ति को केवल आर्थिक साधन नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक स्थिरता का आधार मानता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे धर्म और नैतिकता, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, तो रूढ़िवाद में ना धर्म जो है और रूढ़िवाद में धर्म और नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। समाज का आधार क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि समाज का आधार केवल राजनीतिक या अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि क्या है कि बल्कि धार्मिक और नैतिक विश्वास भी है ना। और समाज का आधार केवल, हाँ ये तो चलो हमने समझ लिया। और नैतिकता व्यक्ति को अच्छे बुरे का बोध कराती है। जो नैतिकता है वो किस चीज़ का बोध कराती है, हम बोलते हैं ना जीवन के हमारे नैतिक मूल्य ये हैं, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना हमारे जीवन के नैतिक मूल्य ये हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। नैतिक और अनैतिक हम अक्सर हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो जो नैतिकता है अच्छे बुरे का बोध कराती है, समाज को संतुलित रखती है, ठीक है। धर्म और नैतिकता समाज को अनुशासन और मर्यादा में रखने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। और बिना नैतिकता के व्यक्ति और समाज दोनों अराजक और असंतुलित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर नैतिकता नहीं होगी तो अराजकता हो जाएगी, ठीक है, पूरा असंतुलन हो जाएगा, है ना। और रूढ़िवाद क्या मानता है कि धर्म समाज को नैतिक संरचना और व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कि क्या कहा गया इसमें ओवरऑल कि धर्म और नैतिकता रूढ़िवाद की रीढ़ है क्योंकि ये समाज को स्थिर और नैतिक रूप से सही दिशा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात की जा रही है कुछ प्रतिनिधि परंपरावादी, कौन है यहाँ पे, एडमंड बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो एडमंड बर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो इनने क्या कहा
तो एडमंड बर्क, ठीक है, 1729 से 1797, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि आधुनिक रूढ़िवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। कौन? एडमंड बर्क, ठीक है। कौन? आधुनिक रूढ़िवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं एडमंड बर्क। उनने फ्रांस की क्रांति का विरोध किया, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का विरोध किया। यहाँ पे देखो, बर्ग का फ्रांस की क्रांति का विचार जो आधुनिक रूढ़िवाद के निश्चित और स्वभागशाली के रूप में लिया गया है। उन्होंने क्या किया कि फ्रांस की क्रांति का विरोध किया, क्योंकि क्रांति समाज की परंपरा और संस्थाओं को तोड़ती है, ठीक है। और बर्ग का मानना क्या था? बर्ग का मानना था कि समाज की संस्थाएं, जैसे कि धर्म, परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब जो हैं समाज की संस्थाएं, ये लंबे अनुभव और ज्ञान का परिणाम होती है, इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। ये मानना था हमारे बर्ग का। उन्होंने समाज को एक अनुबंध बताया, ठीक है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के बीच होता है, ठीक है। और बर्ग ने धीरे धीरे सुधार का समर्थन किया और क्रांति का विरोध किया, ठीक है। जो बर्ग ने क्या किया? क्रांति का विरोध किया, याद रखना, क्रांति का तो विरोध किया बर्ग ने और सुधार का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे हो, ठीक है। अब माइकल ऑक्साइड की अगर हम बात करें 1901 से 1990, ठीक है, तो उनने क्या कहा कि जो ऑक्साइड है ना, वो रूढ़िवाद को जीवन जीने की एक शैली कहते हैं, ठीक है। रूढ़िवाद को जीवन जीने की शैली कहते हैं। उनका कहना था कि रूढ़िवादी होना कोई अलग विचारधारा नहीं है, ठीक है, बल्कि अनुभव और व्यवहार पर आधारित दृष्टिकोण है, ठीक है। कौन कह रहे? माइकल ऑक्साइड, ठीक है, इनका बता रही हूँ आपको। और उन्होंने परंपरा और अनुभव को महत्व दिया और बुद्धिवादी योजनाओं पर संदेह जताया, ठीक है। उन्होंने परंपरा और अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। और वे मानते थे कि परंपरा समाज में स्थिरता और निरंतरता लाती है। और ऑक्सफर्ड ने परिवर्तन और नवीकरण दोनों पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि केवल छोटे और धीरे धीरे बदलाव ही अच्छे होते, ज़्यादा बड़े बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मानना था हमारे ऑक्सफर्ड का। मतलब अगर हम बात करें तो दोनों की, तो दोनों ने, जो बर्ग और ऑक्सफर्ड, दोनों ने रूढ़िवाद की नींव मजबूत करी, ठीक है, दोनों ने नींव मजबूत करी। अब बर्ग ने परंपरा और धीरे धीरे सुधार पर जोर दिया, ठीक है, जबकि ऑक्सफर्ड ने क्या किया? ऑक्सफर्ड ने अनुभव और व्यवहार को आधार माना, ठीक है। मतलब रूढ़िवाद की नींव तो दोनों ने मजबूत करी ना, थॉट्स तो दोनों के सेम ही थे, ठीक है। बर्ग जो था परंपरा और धीरे धीरे सुधार पर जोर देता था, जबकि ऑक्सफर्ड ने अनुभव और व्यवहार पर आधार माना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ना रूढ़िवाद एक सिद्धांत के रूप में, इसमें आमतौर पर 3 किस्में होती हैं, यानी कि रूढ़िवाद को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन से। एक तो यहाँ पे यथास्थिति रूढ़िवाद, एक हमारा संगठनात्मक रूढ़िवाद, एक हमारा दार्शनिक रूढ़िवाद, ठीक है। इनको समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखो यथास्थिति रूढ़िवाद, तो इसमें क्या की बात की जा रही है? यह वह है जिसमें चीज़ें वैसी की वैसी ही उस स्थिति में रखी जाती हैं जैसी वह हर समाज में होती हैं। व्यक्ति ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो चीज़ जैसी होती है उसे वैसे ही स्थिति में रखने में रुचि रखते हैं, और जो लोग यथास्थिति स्थिति में बदलाव लाना नहीं चाहेंगे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। यानी कि इसका मतलब है चीज़ों को जैसी है वैसा ही बनाए रखना, ठीक है। इसमें यथास्थितिवादी रूढ़िवाद में क्या कहा गया है कि जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही बनाए रखें। ये लोग बदलाव के खिलाफ होते हैं, ठीक है, बदलाव के खिलाफ पूरा। अब एग्जाम्पल के यहाँ पे देखें तो राजा या सामंती वर्ग जो चाहते हैं कि अपनी सत्ता बनाए रखें, सामंती वर्ग हमेशा चाहता है ना कि वो हमेशा अपनी सत्ता में रहे, हमेशा ऐसे ही। सेकंड देखो संगठनात्मक रूढ़िवाद, ठीक है। संगठनात्मक रूढ़िवाद में क्या है कि ये लोग बदलाव की मांग करते हैं, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन केवल संगठन और व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर हम इसमें देखें समझें तो कोई आंदोलन जो बदलाव चाहता है केवल संस्थाओं और परंपराओं को बनाए रखता है, ठीक है। फिर हम देखें दार्शनिक रूढ़िवाद, ठीक है। ये जो दार्शनिक रूढ़िवाद है ये हमारे गहरे विचारों पर आधारित होता है, ठीक है, गहरे विचारों पर आधारित होता है। सबसे पहली बात तो मेन पॉइंट ये है। और ये मानता है कि समाज की परंपराएं और संस्थाएं लंबे अनुभव और ज्ञान का नतीजा है, ठीक है। जो समाज की जो हमारी परंपराएं हैं और संस्थाएं हैं वो लंबे अनुभव और ज्ञान का नतीजा है, इसलिए इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, हमारा अनुभव है, ज्ञान है, उनको मैं ऐसे इजीली नष्ट नहीं कर सकते। मानना है दार्शनिक रूढ़िवाद का। धीरे धीरे सुधार संभव है, लेकिन क्रांति बिल्कुल नहीं, क्रांति को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। मतलब जो यथास्थिति रूढ़िवाद क्या है, पूरी तरह बदलाव का विरोध करता है। संगठनात्मक जो रूढ़िवाद है संस्थाओं को बचाते हुए बदलाव चाहते, और दार्शनिक रूढ़िवाद जो है अनुभव और विचारों के आधार पर धीरे धीरे सुधार का पक्षधर है, ठीक है। चलो इतना हम समझ गए। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखे है कि ऑक्सफोर्ड राजनीति की पारंपरिक शैली को एकमात्र वैध शैली मानते हैं। जो ऑक्सफोर्ड है
वो राजनीति की पारंपरिक शैली को एकमात्र वैध शैली मानते हैं। ठीक है, एक रूढ़िवादी होना नाम के निबंध में वह इस बात पर जोर देते हैं कि रूढ़िवादी होना एक अज्ञात से भी परिचित होना है, और विश्वसनीय से विश्वसनीय होना, रहस्य से वास्तविकता, यथार्थ से संभव तक, जो भी हमें पढ़ा। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि स्थिरता कभी भी सुधार से अधिक लाभदायक है, यानी कि चेंज से ज़्यादा तो स्थिरता में ज़्यादा लाभ है। ठीक है, ये माना है, क्योंकि सबकी सोच तो रूढ़िवादी है इसमें। ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चलो इतना ही है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है सीधे कमेंट करो। ठीक है, सीधे कमेंट करो, मैं यहाँ से ज़रूर क्लियर करूँगी आपके डाउट्स। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।